नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक चीजों की, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की, जो इस एग्जाम में सफलता के चरम सीमा पर पहुंचाने में हमारी पूरी मदद कर सके। गुड इवनिंग टू ऑल, शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। आज के सेशन के सबसे पहले प्रश्न के साथ में सबसे पहला प्रश्न आज के सेशन का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। स्वागत, पूजा, आरती, उर्मिला, रचना, एकता, नीतू, सुस्मिता, अभी, सरोज, निशा, अस्मिका, रितु, क्या बात है, नेहा, साहित्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दाग दिया है हमने, छोटा प्रश्न है और हैशटैग जरूर रखिएगा अपने साथ में। और अपना साथ में कौन सा हैशटैग चलता है आजकल, हैशटैग इस बार यूपीपीएससी पार। वेरी गुड। और ये लगा के और लगा दीजिए अपना प्यारा सा नाम, है कि नहीं है, अपना प्यारा सा नाम जो है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और कंसेप्ट और एस्टेले की पढ़ाई हम यहाँ पे करने वाले हैं। और अपने नाम के साथ में ये जोड़ दीजिए, इस बार यूपीपीएससी पार, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न आपको दाग दिया, क्या आपका जवाब यूपीपीएससी पार वाला आता है इस सवाल का जवाब, या आता है कुछ गड़बड़। हमने यहाँ पे बोल दिया सारे के सारे केमिकल डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, एक नहीं है, नॉट का क्वेश्चन था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए है, सी है, डी है, तीन जवाब तो आ चुके हैं, बी नहीं आया, बी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने कमेंट में कॉन्फिडेंस दिखाया, इस बार यूपीपीएससी पार वाला कॉन्फिडेंस। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीनों के तीनों केमिकल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है। ये तो बहुत बेसिक्स है। सवाल ने ये पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आप सबने सुना होगा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीनों के तीनों केमिकल डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कौन नहीं है, तो सर ये जो बेंजेन है, सर ये जो बेंजेन है जिसको हम हेक्साक्लोराइड कहते हैं, बेंजेन हेक्साक्लोराइड, ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट में नहीं आता है। बेंजेन हेक्साक्लोराइड जो है केमिकल डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। बेंजेन हेक्साक्लोराइड कौन सा, डी, ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। फॉर्मेल्डिहाइड आता है, फिनोल आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, लेकिन कौन केमिकल डिसइंफेक्टेंट में नहीं आता है, बेंजेन हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पे हेक्साक्लोराइड, दैट इज डी इज द करेक्ट वन, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही जवाब लिखा है। पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में अपने सेशन को अटेंड करिएगा और अगरबत्ती लगा के पूरे माहौल के साथ में, पूरे माहौल के साथ में, वैसे आप लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोगों में इस तरह का चरम उत्साह रहा कि क्लास के 5 ही मिनट में आप आग लगाने वाला आंकड़ा पहुंचा दे, तो डेफिनेटली उत्साह में कोई कमी नहीं है। इसी उत्साह को बनाए रखिएगा इस पूरे सेशन में और एग्जाम तक। तो ये जो हमारा ध्येय है कि इस बार यूपीपीएससी, तो डेफिनेटली वो पार होगा। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूड इन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में कौन सा पैरामीटर नहीं आता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मसल टोन और कलर ऑफ द बेबी। क्या बात, बहुत बढ़िया। सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है तो जवाब बेहतर होना चाहिए। अपगार स्कोर, यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है अपगार स्कोर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अपगार स्कोर जब भी हम पढ़ते हैं तो अपगार स्कोर का जो ध्येय है, अपगार स्कोर का जो श्रेय है, जो दिया था वर्जीनिया अपगार ने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने दिया था
और 1952 में दिया था ये अपगार स्कोर जो है वर्जीनिया अपगार ने 1952 में दिया। वर्जीनिया अपगार कौन थे? तो वर्जीनिया अपगार एक अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। चलिए साहब, ये अमेरिका के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। इन अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले 1952 में एक स्केल दी थी जिनमें इन्होंने अपने नाम से इसको बोला APGAR। इन्होंने बोला है कि मैं एक नियोनेटल असेसमेंट के लिए एक स्केल देता हूं आपको, और ये स्केल जो है मेरे नाम पे ही है ना। एक स्केल दिया था नियोनेटल असेसमेंट के लिए, नियोनेटल असेसमेंट। और नियोनेट का कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं हम? न्यूमेरिकल असेसमेंट, न्यूमेरिकल नंबर वाला असेसमेंट कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। कितने में से? कितने में से? 10 में से। तो ये जो स्केल होती है, इस स्केल में 0 से 10 के बीच में नंबर होता है, 0 से 10 के बीच में नंबर होता है। मिनिमम मार्क्स 0 है और मैक्सिमम मार्क्स 10 है। तो 0 से 10 के बीच में यहाँ पे नंबर दिया जाता है। सर कितना नंबर होता है? मिनिमम मार्क्स 0 है, मैंने बोला। मैक्सिमम मार्क्स 10 है। 0 इज द मिनिमम, 10 इज द मैक्सिमम। तो मिनिमम मार्क्स है 0, मैक्सिमम मार्क्स है 10। कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 10। नियोनेटल असेसमेंट का स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है। अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने दिया था अपगार स्कोर। इसमें ए का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं? स्किन कलर देखते हैं, स्किन कलर। पी का मतलब होता है पल्स रेट, या इसी को हम हार्ट रेट कहते हैं। जी का मतलब होता है ग्रीमेस। ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो है इसमें रेट नहीं होती है, पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हमने एक बोला अपीयरेंस, एक है पल्स रेट या हार्ट रेट, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। ये जो ग्रीमेस होता है, ये ग्रीमेस होता है आपका जो है मसल टोन, सॉरी ग्रीमेस जो होता है उसमें देखते हैं आपके रिफ्लेक्सेज, रिफ्लेक्सेज। और जो एक्टिविटी होती है इसमें हम देखते हैं मसल की टोन, मसल की टोन। और ये जो आर है ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हम क्या देखते हैं? एफर्ट्स देखते हैं, एफर्ट्स, कि आइदर इट इज रेगुलर और नॉट। इसमें कभी भी हम रेस्पिरेशन में रेट काउंट नहीं करते हैं। अपगार स्कोर के 5 कंपोनेंट में अपीयरेंस में स्किन का कलर देखो, पल्स रेट, हार्ट रेट देखो, ग्रीमेस में रिफ्लेक्सेस देखो, एक्टिविटी में मसल की टोन देखो, और रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखो। कभी भी रेस्पिरेशन रेट को काउंट मत करो, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को वहां पे देखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? सभी लोगों को समझ में आ रही है मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ? रेस्पिरेटरी रेट मत देखो, क्या देखो? एफर्ट्स देखो, आइदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर। और इस बात को लेके हमारा एक बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, तो अगर वो मुझे अभी सुन पा रहा है, क्योंकि मैसेज के थ्रू इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया। वो इस बात को, इस पॉइंट को समझ ही नहीं पा रहा था। रेट और एफर्ट्स क्या होते हैं? रेट होती है 1 मिनट में हम काउंट करते हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, 1 मिनट में मैंने जितना रेट काउंट किया, इसको रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। एफर्ट्स क्या होता है? एफर्ट्स होता है कि मैं रेस्पिरेशन ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, वो रेगुलर है या नहीं है। एफर्ट्स हमेशा रेगुलरिटी इरेगुलरिटी को देखते हैं। रेट हमेशा पर मिनट में, ब्रेथ पर मिनट होता है। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, जो भी जिस भी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था रात को इंस्टाग्राम पे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और वो अगर मुझे सुन रहा है इस क्लास में, तो ये बात है, फर्क है यहाँ पे, याद रखना। तो मैंने 5 बातें दे दी है। अपीयरेंस है, पल्स रेट है, ग्रीमेस है, एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में रेट अलग है, रेस्पिरेशन में पैटर्न अलग है। इस बात का आप ध्यान रखना प्यारे दोस्त, ठीक। नाउ अब सर अपगार स्कोर के अंदर अगर आप नंबरिंग देंगे तो मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम नंबर 2 है। इसमें मिनिमम नंबर 0 है, मैक्सिमम नंबर 2 है कि नहीं है? अब यहाँ पे आप देखो कि अगर स्किन का कलर देखते हैं, मतलब हमने पहला कंपोनेंट अपीयरेंस बोला ना, अपीयरेंस, अपीयरेंस में स्किन का कलर देखते हैं, तो स्किन के कलर में मिनिमम 0 देंगे, मैक्सिमम 2 देंगे। तो मिनिमम जो आप 0 मार्क्स देंगे, है कि नहीं है? मिनिमम जो आप 0 मार्क्स देंगे, इस 0 मार्क्स कब देंगे? जब बच्चा ब्लू कलर का होगा, ब्लू। और 2 मार्क्स कब देंगे? जब बच्चा पिंक कलर का होगा। 2 नंबर आपको समझ में आ गए? अगर बच्चा ब्लू है तो 0, और अगर बच्चा पिंक है तो 2 नंबर, है कि नहीं है? हाँ। दूसरा 1 नंबर कब देंगे? जब होगा एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है कि आपका बॉडी तो कैसा है,
बॉडी तो कैसा है, पिंक, और आपके एक्सट्रीमिटीज कैसे है, ब्लू। एक्सट्रीमिटीज में हाथ के हाथ और पांव आते हैं, तो हाथ और पांव जो एक्सट्रीमिटीज है वो तो ब्लू कलर के है, और आपका बॉडी कैसा है, पिंक कलर का है ना। इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। नंबर मिलेगा पूरा 1। अपीयरेंस में 0, 1 और 2, ये 3 नंबर आपने दे दिए। अपीयरेंस के बाद में दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे देखते हैं पल्स रेट या हार्ट रेट। पल्स रेट या हम इसको बोलते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट, पल्स रेट और हार्ट रेट के अंदर हम यहाँ पे पढ़ते हैं मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स है कि पल्स रेट या हार्ट रेट एब्सेंट है, एब्सेंट है तो 0। 1 नंबर कब देंगे, जब हार्ट रेट और पल्स रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है, और अगर ये मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो इसमें कितना नंबर देंगे, 2 नंबर। ध्यान रखना, यहाँ पे मिनिमम 0 हमने बोला या एब्सेंट बोलते हैं। यहाँ पे 1 नंबर है, लेस देन 100, मोर देन 100 2 नंबर है। ये पी से हमने यहाँ पे पढ़ा पल्स रेट या हार्ट रेट। नेक्स्ट है जी। जी को हमने यहाँ पे बोला ग्रीमेस। जी को हमने यहाँ पे क्या बोला, जी को हमने बोला ग्रीमेस। और ये जो ग्रीमेस है आपका स्कोर में, इसके अंदर हम रिफ्लेक्स देखते हैं, रिफ्लेक्स। ग्रीमेस में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। अपकार स्कोर में रिफ्लेक्स के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, स्टिमुलस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, स्टिमुलस। जब आप न्यूबॉर्न बेबी को स्टिमुलस देते हो तो बच्चा यहाँ पे रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे मान लो बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, नो रेस्पॉन्स अगर बच्चे का रहता है तो 0 मार्क्स है। अगर बच्चा थोड़ा मुंह बनाता है, इसको बोलते हैं माइल्ड ग्रीमेस, तो वहाँ पे 1 नंबर रहता है। और अगर बच्चा ज़्यादा मुंह बनाता है ना, तो बच्चा जो है क्राई करेगा, क्राई, ज़्यादा रोएगा। जैसे आप बच्चे को कोई स्टिमुलस देते हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टिमुलस कहाँ देते हैं, बच्चे को थप्पड़ तो मार नहीं सकते, तो बच्चे का जो पाँव होता है, पाँव कैसे पकड़ता है और उसके फ्लिकिंग करता है। फ्लिकिंग आपने देखा होगा, ऐसे अंगुली लेके और अंगुली से ऐसे पाँव पे मारना, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। तो फ्लिकिंग स्टिमुलस देते हैं, तो बच्चा वहाँ पे क्राई करता है, और बच्चा एक्टिव क्राई करता है तो 2 नंबर पूरा है। बच्चा थोड़ा मुंह बनाता है तो 1 नंबर है। बच्चा कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता तो 0 नंबर है। 0 ही नहीं की, नो रेस्पॉन्स। थोड़ा मुंह बनाता तो 1, बहुत ज़्यादा क्राई करता तो 2 नंबर। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है अपकार स्कोर में। अपकार स्कोर में अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रीमेस के बाद में, वो कौन सा रहता है आपका प्यारे दोस्तों, वो कौन सा रहता है, एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होती है, इसमें हम मसल की टोन देखते हैं, मसल टोन देखते हैं। अपकार स्कोर में जो मसल की टोन होती है, वो टोन फ्लैसिड है। अगर मसल में कोई टोन ही नहीं है तो 0 नंबर है। मसल अगर फ्लैक्शन के साथ में, मतलब 2 बातें रहती है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर कब देंगे, जब मसल में मिनिमल फ्लैक्शन है। अगर वहां पे मिनिमल फ्लैक्शन है, मिनिमल फ्लैक्शन है, तब उसको 1 नंबर देते हैं। और गुड फ्लैक्शन है, गुड फ्लैक्शन, और साथ में एक्टिव मूवमेंट है, तब 2 नंबर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपकार स्कोर में। क्या, एक्टिविटी, मसल की टोन देखते हैं। पहला मैंने क्या बोला, अपीयरेंस, ब्लू कलर, एक्रोसाइनोसिस, और एक हमने बोला पिंक कलर। दूसरा मैंने बोला पल्स रेट या हार्ट रेट एब्सेंट, लेस देन 100, मोर देन 100। तीसरा हमने बोला ग्रीमेस, नो रेस्पॉन्स, माइल्ड ग्रीमेस, एक्टिव क्राई। तीसरा मैंने बोला फ्लैसिड, मिनिमल फ्लैक्शन और गुड फ्लैक्शन विद एक्टिव मूवमेंट। तो 1 2 3 4 तो ये हो गया। पांचवा जो है अपकार स्कोर का पार्ट, पांचवा कंपोनेंट, याद रखना ये 4 कंपोनेंट हो गए अपकार स्कोर के। अपकार स्कोर का जो पांचवा कंपोनेंट रहेगा, इस पांचवे कंपोनेंट में हम आर वर्ड यूज करते हैं, आर। और आर को मैं क्या बोलता हूं, रेस्पिरेशन। याद रखना, पहला मैंने अपीयरेंस बोला, दूसरा मैंने पल्स रेट या हार्ट रेट बोला, तीसरा मैंने ग्रीमेस बोला, चौथा मैंने एक्टिविटी बोला, पांचवा मैं रेस्पिरेशन बोलता हूं। रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या रहता है, रेस्पिरेशन एक तो आपका एब्सेंट है, कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट सही नहीं, तेरी 0 मार्क्स, कोई रेस्पिरेशन नहीं है। दूसरा मैंने बोला एफर्ट्स जब देखोगे आइदर रेस्पिरेशन इज रेगुलर और इट इज इरेगुलर। अगर बच्चे का रेस्पिरेशन रेगुलर है तो नंबर दे दो पूरा 1, इरेगुलर है तो नंबर दे दो पूरा 1, और अगर रेस्पिरेशन रेगुलर है तो नंबर दे दो पूरा 2। रेगुलर रेस्पिरेशन में कितना नंबर देता है, 2। रेस्पिरेशन जब रेगुलर होता है तो रेट और एफर्ट्स दोनों ही बढ़िया होता है, और एफर्ट्स अच्छे होते हैं, गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। लेकिन 1 नंबर तब देता है जब रेस्पिरेटरी एफर्ट्स गुड नहीं होता है, बढ़िया नहीं होता है, सीसो रेस्पिरेशन होता है, नेजल फ्लरिंग होती है, ग्रंटिंग होती है, चेस्ट रिट्रैक्शन होता है,
इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस होते हैं। कहने का मतलब है देयर इज वेराइटी ऑफ सिम्टम दैट इंडिकेट रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटीज। तो वन इज इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड वन इज रेगुलर रेस्पिरेशन। आई जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो मैंने अपगार स्कोर के सभी कंपोनेंट की बात कर ली। मेरे को इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा कंपोनेंट में आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो मैं जवाब देने के काबिल बना या नहीं बना, बताओ प्यारे दोस्तों, बन गया ना। और मुझे सभी कंपोनेंट के मीनिंग पता चल गए, किस कंपोनेंट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे यही पूछा गया कि पैरामीटर में कौन इंक्लूड नहीं है, ये तो सवाल मेरा बहुत ईजी हो गया, क्योंकि इसका जवाब देना बहुत ईजी हो गया। पैरामीटर के अंदर हार्ट रेट आती है, पैरामीटर में ब्लड प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि पैरामीटर में हमने ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट नहीं किया। पैरामीटर में मसल की टोन आती है, पैरामीटर में बेबी का कलर आता है, तो कलर चेक करते हैं, मसल की टोन चेक करते हैं, हार्ट की रेट चेक करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर पैरामीटर में शामिल नहीं होता है। दैट इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट। तो बी यहाँ पे आंसर है, बाकी आंसर नहीं बनेंगे। अपगार स्कोर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे छप चुका है, जवाब लिखिएगा सोच के और बिल्कुल सही आंसर लिखिएगा। Which solution should be used to mop up? Mop up मतलब ऐसे पोछा घुमाना जैसी बात है। Spilled blood on the floor of operation theater. ऑपरेशन थिएटर में फ्लोर के ऊपर ब्लड गिर गया, अब आपको मॉप अप करना है। मॉप अप मतलब पोछा लगाना है। तो पोछा लगाने के लिए आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे पोछा लगाने के लिए, मॉप अप करने के लिए? ब्लड स्पिलेज हो चुका है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कई रसगुल्लों ने जवाब लिखा है, बहुत बढ़िया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, बहुत ही शानदार। बी आंसर मैक्सिमम रसगुल्लों ने यहाँ पे लिखा है, और द आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। यस माय डियर फ्रेंड, पोछा लगाने के लिए जो सॉल्यूशन, मतलब अगर ब्लड स्पिलेज होता है तो उसको क्लीन करने का जो सॉल्यूशन होता है वो आइपो होता है। आइपो, उसको आइपो बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में, और पूरा नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। साइडेक्स जो होता है, साइडेक्स सॉल्यूशन, ये क्या काम आता है बताओ प्यारे दोस्तों? साइडेक्स सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। साइडेक्स सॉल्यूशन में होता है ग्लूटाल्डिहाइड। क्या होता है इसके अंदर? साइडेक्स के अंदर होता है ग्लूटाल्डिहाइड। तो ग्लूटाल्डिहाइड होता है साइडेक्स सॉल्यूशन में। साइडेक्स सॉल्यूशन का क्या रोल होता है? साइडेक्स सॉल्यूशन ग्लूटाल्डिहाइड होता है, और इसको हम काम में लेते हैं किसी भी स्कोप को वो करने के लिए, जैसे एंडोस्कोप है, कोलोनोस्कोप है, आपका जो है जितने भी स्कोप होते हैं, इंटरनल स्कोप जो काम में लेते हैं फॉर विजुअलाइजेशन और स्कोपी, हम क्या काम में लेते हैं? साइडेक्स, है ना, ये ग्लूटाल्डिहाइड। सेवलॉन, सेवलॉन सॉल्यूशन भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, और फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन ज्यादातर फ्यूमिगेशन में काम में लिया जाता है। फॉर्मेलिन को कहाँ यूज करते हैं? फ्यूमिगेशन के पर्पज से फ्यूमिगेट करते हैं आईसीयूज को, ऑपरेशन थिएटर को, तब फॉर्मेलिन काम में लिया जाता है। और ग्लूटाल्डिहाइड मैंने बता दिया, जितने भी स्कोप होते हैं उनको स्टेराइल करने के पर्पज से काम में लिया जाता है, दैट इज फ्यूमिगेशन सॉल्यूशन। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, इट्स सोडियम हाइपोक्लोराइड। इट्स सोडियम हाइपोक्लोराइड माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न, विच वन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन in under 5-year-old children? Deltoid, one option is deltoid, one option is vastus lateralis site, one is ventrogluteal site, and one is dorsogluteal site. सभी को जवाब लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कई लोगों ने बी आंसर यहाँ पे लिखा है, बी आंसर में वास्टस लैटरलिस मसल लिखा हुआ है। बच्चे की उम्र हमने अंडर 5 लिखी है, अंडर 5 लिखी है, याद रखना। और अंडर 5 के बच्चे को लगाना है आईएम इंजेक्शन। आप सभी को बताना है कि बच्चे का उम्र को देखते हुए कौन सा साइट रहेगा, याद रखना। आईएम इंजेक्शन की साइट जो इन बच्चों में रहती है
वो कौन सी रहती है? वास्टस लैटरलिस मसल, वास्टस लैटरलिस मसल। ये जो वास्टस लैटरलिस मसल होती है, ये मसल होती है मसल ऑफ मिड थाई, मसल ऑफ मिड थाई, या हम एक और नाम से जानते हैं, ये मसल जो वास्टस लैटरलिस मसल होती है, वो मसल होती है आपकी थाई मसल के लेटरल एस्पेक्ट पे पाई जाने वाली मसल, है ना, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम जो है बच्चों में सेफ साइट बोलते हैं, सेफ साइट। क्यों सेफ साइट है? नो रिस्क ऑफ नर्व इंजुरी, नो रिस्क ऑफ नर्व इंजुरी, नो रिस्क ऑफ नर्व इंजुरी। इस साइट के ऊपर अगर आप वही साइट मतलब वास्टस लैटरलिस पे नहीं लगा के छोटे बच्चे में डेल्टोइड पे लगाते हो, वेंट्रल ग्लूटियल या डोर्सो ग्लूटियल पे लगाते हो, तो डेल्टोइड वाली जगह पे यहाँ पे ब्रेकियल नर्व को इंजरी होने की रिस्क रहती है, ब्रेकियल पाल्सी ये होने की रिस्क रहती है। यहाँ पे अगर हम लगाते हैं, है ना, तो यहाँ पे सियाटिका का प्रॉब्लम, सियाटिका की इंजरी होती है। ब्रेकियल प्लेक्सस एक प्लेक्सस है, आपने देखा होगा ब्रेकियल के अंदर C5 नर्व, C6 नर्व, C7 नर्व, C8 नर्व और T1, ये 5 नर्व मिलके बनाते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो उसको अगर इंजरी हो जाए जब आप डेल्टोइड में इंजेक्शन लगाते हो, सियाटिका नर्व जो कि L5, S1 और S2 से मिलके बनती है, उसकी इंजरी हो जाए तो सियाटिक प्रॉब्लम होती है। वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल उसी तरह का है। समझ में आई प्यारे दोस्तों? तो मैं IM इंजेक्शन लगाने की जो प्रीफर्ड साइट कहाँ में लूंगा, वो कौन सा लूंगा? वास्टस लैटरलिस मसल, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये छोटे बच्चों में प्रीफर्ड साइट है टू प्रिवेंट द नर्व इंजुरी, दैट इज वास्टस लैटरलिस मसल माय डियर फ्रेंड। ये लोकेशन है जो आप यहाँ पे कर सकते हो कि थाई के एरिया में जब आप बच्चे के लेग को फ्लेक्स करते हो, ये थाई का लेटरल एस्पेक्ट है, इसमें यहाँ पे अगर आप IM इंजेक्शन लगाते हो, ये मसल वास्टस लैटरलिस मसल है और ये मिड थाई की मसल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम आंख की बीमारी है जो बच्चों में कॉमनली पाई जाती है, इसके होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या रहता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला लिखा क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। प्यारे दोस्तों, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम बीमारी आपने सुनी होगी, आंख की बीमारी, आंख की। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो बीमारी है, छोटे बच्चे में आंख की बीमारी होती है, आई डिजीज है। अच्छा, आंख की ये बीमारी छोटे बच्चों को क्यों होती है? आई डिजीज होती है छोटे बच्चे में, या होने की रिस्क होती है बच्चे में जो भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है। इसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम बच्चे को पैदा होती है आई ड्रॉप काम में लेते हैं। इस बीमारी होने के 2 कॉजेटिव एजेंट रहते हैं। इस बीमारी का जो कोज है वो 2 होते हैं बेसिकली। तो दिस इज कोज्ड बाय 2 थिंग्स, वन इज गोनोकोकस एंड वन इज क्लेमाइडिया। 2 कारण रहते हैं इसके होने के, एक तो होता है गोनोकोकस, गोनोकोकस, और एक होता है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया। एक तो होता है गोनोकोकस और एक होता है क्लेमाइडिया। ये 2 कारण रहते हैं इस बीमारी के होने के। आई की बीमारी है, नाम देते हैं इसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। इस बीमारी का यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट तो हमारे सामने सिंपल सा है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ये बीमारी है आई की, ये इसका कारण है क्योंकि क्लेमाइडिया इसका पॉजिटिव एजेंट है। दोनों ही ये जो इन्फेक्शंस है, गोनोकोकस और क्लेमाइडिया, ये दोनों करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मदर में। इसका मदर, ये इन्फेक्शंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मदर के जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। बच्चा जब डिलीवर होता है तो बच्चे का जो आई है वो इस इन्फेक्शन के प्रति एक्सपोज हो जाती है। फिर बच्चा जब मदर के बर्थ कैनाल से बाहर आएगा
तो बाहर आते समय रास्ते में उसका एक्सपोजर होता है मदर के जेनिटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन से, और जब एक्सपोजर होएगा तो बच्चे की जो आई है वो इन्फेक्टेड हो जाती है इन सिक्रीशन से, और जब आंख इन्फेक्टेड हो जाएगी बच्चे की तो बच्चे को इस बीमारी के सिम्टम वहाँ पे आ जाएंगे आई के इन्फेक्शन से। जब उसकी आंख इन्फेक्टेड है, इस बीमारी के सिम्टम आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये बच्चे के आंख को अफेक्ट करती है, तो आई के अंदर से डिस्चार्जेज आना, उसका इन्फ्लामेशन होना, तमाम तरह के सिम्टम वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम बीमारी कहलाएगी वो। अब हमें ये बीमारी नहीं होने देना है मान लो, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक कर सकते हैं इस बीमारी से। सर इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है? इसका प्रोफाइलैक्सिस है कि यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हम आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप बच्चों में, आई ड्रॉप। और ये जो आई ड्रॉप होते हैं है ना, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हम काम में लेते हैं, उसमें 0.5% एरिथ्रोमाइसिन 1% टेट्रासाइक्लिन एंड AgNO3। हालांकि AgNO3 आजकल काम में नहीं लेते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, और इससे अगर कंजक्टिवाइटिस नहीं भी होता है तो भी हो जाता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। AgNO3 आजकल काम में नहीं लेते हैं, ये दोनों काम में लेते हैं, और दोनों का एक्टिविटी होता है बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल ये किल भी करते हैं उन बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाले एजेंट, और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट। समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? तो ये इस तरह का एजेंट यहाँ पे काम में लेते हैं। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस पॉजिटिव एजेंट है इसका। आंख के अंदर जब आई ड्रॉप डाला जाता है जो प्रोफाइलैक्टिक, तो पहले आई को नॉर्मल सेलाइन से क्लीन करना होता है। क्या करना होता है? पहले आई को नॉर्मल सेलाइन से क्लीन करना होता है, और फिर आप आई ड्रॉप को डाल सकते हो। ये जो आई के क्लीन करने का तरीका होता है वो हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सेलाइन। तो यहाँ पे जब भी आप आई ड्रॉप डालने की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें एग्जाम में पूछी हुई है। एक तो क्लीन करो, क्लीन आई विद नॉर्मल सेलाइन, और इसका मूवमेंट होना चाहिए इनर टू आउटर, इनर से आउटर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। आंख को क्लीन करो, नॉर्मल सेलाइन से क्लीन करो, अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करो। ये तरीका है आंख को क्लीन करने का, इनर टू आउटर आपको क्लीन करना है। दूसरा, जब आप आई ड्रॉप इंस्टिल करते हो तो आई ड्रॉप का जो नॉब है वो आंख को टच नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर रखना है, और ये जो नीचे वाला आपका आईलिड है उसको ऐसे इस तरीके से खींचना है, और आई ड्रॉप को कंजक्टिवा पे डालना है, ना कि आई ड्रॉप को सीधा आंख के अंदर डालना है, ऐसा नहीं डालना होता है। तो पुट द आई ड्रॉप ऑन कंजक्टिवा, पुट द आई ड्रॉप ऑन कंजक्टिवा। बेसिकली उसको पुट करना भी नहीं कहते हैं, उसको इंस्टिल करना कहते हैं, इंस्टिल करना कहते हैं, उसको आंख में डालना कहते हैं। तो ड्रॉप, आई ड्रॉप को इंस्टिल कर दो कंजक्टिवा पे। स्टिल करने के बाद में आंख को, मरीज को बंद करने का कहता है, लेकिन आंख को ऐसे टाइट बंद नहीं करना है, ये मरीज को सिखाना होता है। तो क्लोज, जस्ट क्लोज द आई। एंड आपको अगर दूसरी बूंद डालनी है तो 2 बूंदों के बीच में 2 मिनट का गैप रखना है। अगर सेम आई ड्रॉप है, सेम आई ड्रॉप की 2 बार बूंद डालनी है तो कितने मिनट का गैप रहना चाहिए? 2 मिनट का। और अगर आपको कोई दूसरा आई ड्रॉप डालना है तो 5 मिनट का गैप रखना चाहिए। तो सवाल ये पूछा जाता है, बिटवीन सेम आई ड्रॉप, सेम आई ड्रॉप, 2 मिनट डिफरेंस बिटवीन 2 ड्रॉप, 2 मिनट गैप बिटवीन 2 ड्रॉप्स, और कोई अनदर आई ड्रॉप है, सेम आई ड्रॉप है तो 2 मिनट का। अगला है अनदर, है कोई अनदर, डिफरेंट, डिफरेंट। सेम आई ड्रॉप है तो 2 मिनट का गैप, व्हेन डिफरेंट आई ड्रॉप है तो 5 मिनट का गैप। दो अलग अलग, व्हेन डिफरेंट आई ड्रॉप्स, 5 मिनट का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। सेम हो तो 2 मिनट के गैप से चल जाएगा। कंजक्टिवा पे डालना है, आई को क्लीन करना है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है आई ड्रॉप देने के बाद में।
यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कैंडिडा अल्बिकेंस। क्या है कैंडिडा अल्बिकेंस? व्हाट इज कैंडिडा अल्बिकेंस? सभी लोग जवाब लिखे, आंकड़ा बिल्कुल नया लग चुका है और आज हमारा टारगेट अलग है। जो जितने भी हमारे 1530 बच्चे हैं उनको तुरंत स्पीड के साथ में नंबर को क्या कर देना है? डबल। वो किसी ने कहा ना कि हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और संघर्ष को पूरी दुनिया ने सलाम किया। विश्वास नहीं होता तो महाराणा प्रताप को पढ़ लीजिएगा कभी फुर्सत के साथ में, है ना। महाराणा प्रताप का जो परचम था, महाराणा प्रताप का जो गौरव था राजस्थान की वीर गाथाओं में, वो अमूल और अद्वितीय है, अमोल है, अनमोल है, कोई मोल नहीं है उसका, है ना। वो घास फूस की रोटी खाता था लेकिन उसने मेवाड़ का जो सर है वो सीना तान के दुनिया के सामने एकदम मतलब परचम से लहराया। इसको बोलते हैं साहस, इसको बोलते हैं शिद्दत, इसको बोलते हैं जुनून और पागलपन। तो पागलपन की लड़ाइयों में जो जुनूनी बना वही सफल हो पाया। तो यहाँ पे कैंडिडा अल्बिकेंस की हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों। कैंडिडा अल्बिकेंस फंगल इन्फेक्शन है। कैंडिडा अल्बिकेंस फंगल इन्फेक्शन है। ओरल थ्रस या ओरल कैंडिडाइसिस करता है, ये फंगल इन्फेक्शन करता है, ओरल थ्रस करता है, या हमने बोला ओरल कैंडिडाइसिस करता है। और ये छोटे बच्चे में कॉमन है, ओरल कैंडिडाइसिस या ओरल थ्रस। स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ज्यादातर स्किन की इन्फेक्शन करते हैं या गले सोर थ्रोट का प्रॉब्लम होता है इनको, और कोई तकलीफ नहीं है। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो मेरा करेक्ट आंसर तो यहाँ पे बन गया। अगले प्रश्न से आगे बढ़ूंगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न डाल दिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कोड। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्किन के ऊपर, स्पाइनल एनेस्थीसिया नॉर्मली दिया जाता है स्पाइनल कोड के कौन से लेवल पे दिया जाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कोड के कौन से लेवल की खोपड़ी में छेद किया जाता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया का झंडा फहराया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि जब मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया दूंगा, फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे देखो वर्टिबल कॉलम की बात की, ये वर्टिब्राज बनाई हमने, ये वर्टिब्राज हम बनाते हैं, वर्टिब्रा 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 वर्टिब्रा, ये वर्टिब्राज ऐसे बनाते हैं। जब हम वर्टिब्राज बनाते हैं तो इसके अंदर पाया जाता है वर्टिबल कॉलम। ये आ गया वर्टिबल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रा के अंदर है वर्टिबल कॉलम। यहाँ पे हमने बात किया कि ये है आपका L1 वर्टिबल लेवल, ये L2, ये L3, ये L4, ये L5, ये जो है आपका S1, ठीक है, S2। ये जो L1 वर्टिबल लेवल है, इस L1 लेवल के बाद में यहाँ से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और जो C1 वर्टिब्रा तक जाता है। ये तो वर्टिब्रा का तरीका हुआ। एक एडल्ट के अंदर वर्टिब्रा कहाँ तक एक्सटेंड करती है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिबल लेवल पे यहाँ तक एक्सटेंड करती है वर्टिब्रा, स्पाइनल कोड लोअर बॉर्डर ऑफ L1 एडल्ट में। एडल्ट के अंदर लोअर बॉर्डर ऑफ L1, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रल लेवल। अच्छा, ये तो है एडल्ट के अंदर। अगर मैं बच्चों में बात करूं, बच्चों में, तो बच्चों में ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? बच्चों में ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? लोअर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रल लेवल। ये चिल्ड्रन में कहाँ थे? L3 तक, और एडल्ट में L1 तक। तो अब याद रखना, अब मुझे जो है मरीज में लंबर पंक्चर करना है। अब लंबर पंक्चर क्या होता है? लंबर पंक्चर का मतलब होता है हम स्पाइनल नीडल की सहायता से लंबर एरिया में एक पंक्चर करते हैं। स्पाइनल नीडल की सहायता से जब आप लंबर एरिया में पंक्चर करेंगे, whenever you taking the spinal needle and you puncture the lumbar site, why you punching the lumbar site? Just want CSF for examination। तो CSF तो सर कहीं से भी ले लो, ठेठ या लंबर में जाके काहे को पंचर करो? अरे लाले, इसके ऊपर डैमेज होने का रिस्क है स्पाइनल कोड का, क्योंकि यहाँ ऊपर तो स्पाइनल कोड होती है। तो अगर आप ऊपर कहीं पंचर करते हो तो स्पाइनल कोड डैमेज हो जाएगी। यहाँ इसके नीचे स्पाइनल कोड नहीं है, या एडल्ट में इसके नीचे स्पाइनल कोड नहीं है। तो लंबर पंचर की जो साइट एडल्ट में बन सकती है और जो बच्चों में बन सकती है, उसकी मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर लंबर पंक्चर की साइट बन सकती है क्योंकि स्पाइनल कोड L1 वर्टिबल लेवल पे ही है। तो ये L2 L3 L4 L5 ये 3 साइट बन जाएगी, ये वाली, है ना। एक हो गया आपका L1 बिटवीन L2 एंड L3 एंड L4
L4 एंड L5, ये लंबर पंचर की 3 साइट होती है और इसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी अगर पूछा जाए तो L3 एंड L4 है। ये मोस्ट कॉमन साइट है लंबर पंचर की L3 एंड L4 और ये एडल्ट के अंदर है ना, मोस्ट कॉमन ये है। बच्चों में बात करूं मैं, चिल्ड्रन में आपको पूछे लंबर पंचर की साइट कौन कौन सी है, इनके पास में 2 ऑप्शन है, L3 एंड L4 और L4 एंड L5। याद रहे लंबर पंचर की जो कॉमन साइट है वो इसमें भी L3 एंड L4 ही है, दोनों में। बच्चों में भी कॉमन साइट L3 L4 को माना जाता है, एडल्ट में भी कॉमन साइट L3 एंड L4 ही है। और यहाँ पे हम पंचर करके CSF को निकाल के एनालिसिस करते हैं और असेस करते हैं। तो सवाल ने भी यही पूछा और जवाब भी यही बनेगा कि लंबर पंचर की एक्चुअल साइट जो होती है वो L3 एंड L4 ही रहती है, लंबर 3 और लंबर 4 वर्टिबल लेवल। यहाँ से हम क्या करते हैं, CSF निकालते हैं, CSF और उसका एनालिसिस करते हैं, CSF तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। जब हम CSF का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर एक तो CSF का कलर देखेंगे, कलर एनालिसिस में एक तो CSF का कलर देखते हैं, दूसरा वहां पे CSF में प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन, तीसरा वहां पे CSF में ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज। कलर देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं, CSF का एनालिसिस करते हैं। कलर नॉर्मल होना चाहिए, प्रोटीन हमने 15 से 45 और ग्लूकोज जो है वो 45 से 90 mg/dl होना चाहिए। सभी बातें CSF के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कॉमन साइट हमने यहाँ पे बता दी और लंबर वर्टिब्रा का जगह हमने बता दिया। आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर यहाँ तक तो स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है कि नहीं, और ये जगह जो है वो एपिड्यूरल स्पेस होती है, आपको पता होता है एपिड्यूरल, आप खूब लगाते हैं एपिड्यूरल। और ये जो एपिड्यूरल स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस है, इसके लोअर वाला जो साइड है ये वाला है ना, L3 और L4, यहाँ पे हमने पंचर करके वो जो है CSF ड्रेन करना है। और ये जो स्पेस होता है जहाँ पे CSF होता है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या नाम देते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस, दैट इज द सिंपल वन। तो ये यहाँ पे जवाब आंसर क्या बन जाएगा, L3 एंड L4 जो पंचर का साइट है, L3 एंड L4, इसी जगह पे ये पंचर किया जा रहा है। कौन सी जगह है, L3 एंड L4, और वहीं से CSF निकाला जाता है। दैट इज द सिंपलेस्ट कंडीशन। अगला प्रश्न, अब इस एग्जाम में साइकोलॉजी भी है, इस एग्जाम में सोशियोलॉजी भी है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के संबंध में एक प्रश्न आप लोगों को दागा है। देखो उत्साहित मन के साथ में जवाब देना भाई। और आंकड़ा जो बिल्कुल नया लग चुका है, वो कहता है ना, लग चुकी है तलब मंजिल की, सुनिएगा सुनिएगा, रू बैठे हो जाने चाहिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, हौसला कहता है देख लेंगे। तो एक हौसले के साथ में अप्रोच करिएगा। मोटिवेशन एक वर्ड है यहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ड है यहाँ पे, और स्ट्रेस एक वर्ड है यहाँ पे। 4 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं और मैंने बोला इन 4 वर्ड को दिमाग में रखते हुए अपना जवाब लिखिएगा। कि पहला लिखा है साइकोलॉजिकल अपसेट, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्फ्लिक्ट, याद रखना 2 और मोर कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर इन एन इंडिविजुअल, तीसरा ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर ऑफ नीड, और चौथा लिखा हुआ है एनर्जाइजिंग टू अटेंड सम स्पेशल गोल। 4 बातें। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है पूरे जोश से लगा दीजिएगा भाई। कुछ लोगों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, मैं नाम नहीं बोलूंगा आज, मेरे सामने नाम अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं लगाई अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही इस एग्जाम में आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होना चाहिए। A4 B3 C2 D1 A1 A2 A3 A4 A3 B2 C1 D4 A4 B2 C1 D3। मोटिवेशन, पहला लिखा हुआ है मोटिवेशन, दूसरा फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस। अब देखो एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल अपसेट। अगर कोई मरीज साइकोलॉजिकली रूप से अपसेट है तो हम कहते हैं यार इसको स्ट्रेस बहुत होता है, ये स्ट्रेस में रहता है।
स्ट्रेस में कोई आदमी रह रहा है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली अपसेट है। कोई आदमी अगर स्ट्रेस में है, इसका मतलब वो दिमाग से क्या है, अपसेट चलता है, एक ऑप्शन। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्ट डिजायर इन एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में दो या दो से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्ट, दो या दो से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, स्वीकार स्वीकार, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद सुना आपने, जैसे आपकी शादी है और आपका एग्जाम है एचएससी प्रीलिम्स का। अब रसगुल्ला शादी भी करना चाहता है और शादी वाले दिन ही एग्जाम है और एग्जाम भी देना चाहता है। अब शादी करूं या एग्जाम दूं, दोनों ही चीजें स्वीकार करना चाहता है, एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में रसमलाई। अब दोनों स्वीकार करना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल, हाय, ये आपके दिमाग में चला। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर इन एन इंडिविजुअल, दोनों डिजायर है उसकी, वो क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ रसगुल्लों ने बोला कि एग्जाम देंगे, शादी तो फिर हो जाएगी। कुछ कह रहे कि शादी एक ही बार होती है, एग्जाम तो आते रहते हैं। तो ये तो आपकी मनोस्थिति है, ये तो आपकी मनोस्थिति है, पर आपके सामने तो दो बातें आ चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट तो आपके पैदा हो ही गया है। अगला लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेशन, फिर वो क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। अब एडवाइजर भी आपका ऐसा कलाकार हो जाए तो आपकी जिंदगी तो समझो हो गई, है ना। वो एक दोस्त था और उसकी शादी थी। अब शादी थी तो पहली बार जो है अपनी पत्नी से मिलने वाला था, तो उसने गलती से दोस्त से एडवाइस ले ली। कुछ लोग है ना, वो एडवाइस बहुत ज्यादा लेते हैं, मुत्ती भी करते हैं, तो पूछते हैं मुत्ती कर लूं क्या, अबे वो तो खुद डिसाइड कर लो भाई, क्या पूछ रहे हो बार बार, ऐसी एडवाइस बार बार नहीं लेनी चाहिए। उसने बेचारे ने अपने दोस्त से एडवाइस ली कि भाई, दोस्त बोले हाँ, बोले यार मैं ना जो लड़की से शादी की है मैंने, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुछ ऐसा जताऊं उसको कि उसको लग जाए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने बोला अच्छा, तो बोले मैं ऐसा क्या करूं, आज पहली बार मैं उससे मिल रहा हूं, ऐसा क्या करूं कि एकदम मैं मतलब वो मेरे ऊपर फिदा ही हो जाए, बिल्कुल एकदम मैं उसको सलीम लगूं और वो मुझे अनारकली लगे, ऐसा मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि यार एक काम कर, तू एक शराब की बोतल लेके आ और लेके जा और उसको कह दे कि मैं बहुत शराब पीता हूँ, आज ने मैंने शराब छोड़ दी। उसने बोला भाई मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ। बोले तभी तो ना भाई, तू तो वैसे भी नहीं पीता है, और तूने जाके उसको अगर बोल दिया कि यह शराब की बोतल मैं बहुत पीता हूँ लेकिन आज से मैं नहीं पीऊंगा, तो इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी कि तेरा जिंदगी में तेरे से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करेगी। उसने बोला आइडिया अच्छा है। तो वो एक शराब की बोतल लेके आया और गया और ले जाके उसने बोतल वहां पे रखी और बोला कि मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे पास में इस बात का कोई और प्रूफ तो नहीं है, पर मैं आपसे पहले शराब से बहुत प्यार करता था और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। आज से मुझे दुनिया की एक और अच्छी दोस्त मिल गई आपके रूप में, इसलिए मैं इस शराब को आज से हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उसकी पत्नी फटाक से बोली क्या आप शराब पीते हो? बोला तो फिर 2 गिलास लेके आओ, ये तो बढ़िया काम हो गया, अब दोनों मिलके पिएंगे, मैं भी पीती हूँ। छोड़ना गाय को, शराब कोई छोड़ दी जाती है क्या? भाई साहब फंस गया बेचारा। क्यों? क्योंकि एडवाइस ली, एडवाइस हर काम में एडवाइस नहीं ली जाती है। अगर ऐसे एडवाइस लेके काम करोगे तो मामला गंभीर, इसलिए हर किसी से एडवाइस मत लो, हर किसी से एडवाइस मत लो। हाँ, जिंदगी में एक सारथी होना चाहिए, सारथी आपका, है ना, आपको दिशा दशा देने वाला आदमी होना चाहिए। एक मोटिवेटर की जरूरत होती है जिंदगी में, एक मोटिवेटर आपके पास में होना चाहिए आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, आपको एनर्जाइजिंग करने के लिए। अटेंड सम स्पेसिफिक गोल, अगर आपकी अपनी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक गोल अटेंड करना चाहते हो तो आपके अंदर एक आग, एक एनर्जी, एक उल्लास होना चाहिए, और वो एनर्जी देने वाला एक आदमी आपकी जिंदगी में पाल लो। जैसे भगवान कृष्ण थे अर्जुन के पास में, अर्जुन गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। अर्जुन को गोल था कि महाभारत का युद्ध जीते, और उस युद्ध को जीतने के लिए उसके पास में, उसको एनर्जाइज करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए, उस स्पेशल गोल को प्राप्त करने के लिए एक भगवान कृष्ण उसके साथ में थे। दैट इज वेरी स्पेशल फॉर अर्जुन। अगला लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज ऑलवेज द ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर ऑफ नीड। आप अपनी नीड को ब्लॉक करते हो तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं चाहते भी अपनी नीड को क्या करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। जब आप अपनी नीड को ब्लॉक कर देते हो उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, है कि नहीं? हाँ,
बहुत बढ़िया। रसगुल्ला कह रहा है सर मेरे को तो शादी करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो शादी कर ले लाले जाके, ठीक है, और फिर घोड़ी पे बैठ जाना और फिर शादी वाला बन जाना जिंदगी भर, है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शादी तो बाद में करना, पहले पढ़ाई कर ले, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला जिंदगी में काफी गंभीर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सभी बातें समझ में आई। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो पहले का चौथा, चौथे का पहला, समझ में आया? आंसर ए बनेगा। क्या बनेगा? आंसर ए बनेगा। बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दाग दिया है हमने। हाँ, शादी वाला शादी वाला बनना है। अरे तुम नर्सिंग वाला बनो भाई, हैं? अलग अलग होना चाहिए एस्पेक्ट लाइफ का, हमने तो ठान रखा है ना। हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी बना रखी है, राजू सर नर्सिंग वाला। अच्छा लगता है, फीलिंग आती है, शब्द में दम है ना, शब्द में नयापन है। शब्द हमेशा मोटिवेट करती है, अपने आप मुझे चार्ज रखती है, मुझे हमेशा आवाज दिलाती है कि तुम किसके लिए पैदा हुए हो। अपने पास में एक गोल होना चाहिए, अपने पास में एक गोल होना चाहिए, अपने पास में करने का एक चार्ज, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी आपको सोने नहीं देती है। लक्ष्य बड़ा से बड़ा रखो, कभी भी फुल पूरा नहीं होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य बना लो जो कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि असली मजा तो जर्नी में है। लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या मजा है? असली मजा तो जर्नी में, जर्नी में जो जर्नी होती है ना, वो है असली मजा। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में तो क्या है, जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, नौकरी नहीं, एकदम नौकरी लगी, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, हाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर भिंडी खा रहे, अब वहां मजा नहीं है, वहां एंथुसियाज्म नहीं है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाना, एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता ना, रोज कमेंट करना, रोज प्रश्न पढ़ना, रोज ये जो अपना जो रिलेशन है, ये है असली मजा। तो हर दिन यहाँ पे जूझना है, हर दिन यहाँ पे संघर्ष है। इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन द सर्वाइकल ऑस रिमेन क्लोज एंड देयर इज नो पासेस ऑफ टिश्यू। सर्वाइकल ऑस बंद और कोई टिश्यू पास नहीं हुआ। सर्वाइकल ऑस बंद है, कोई टिश्यू पास नहीं हो रहा है। कौन से टाइप का अबॉर्शन है? देयर इज वैरायटी ऑफ अबॉर्शन। बहुत सारे तरह के अबॉर्शन होते हैं। वैरायटी ऑफ अबॉर्शन में ऐसा कौन सा अबॉर्शन होता है जिसमें सर्वाइकल टिश्यू जो है वो पास नहीं होती है और ऑस क्लोज रहता है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अबॉर्शन? चलिए मैं नेम ऑफ अबॉर्शन के बारे में बताता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये फोटो आपको तरह तरह के अबॉर्शन के बारे में बताएगी। इस फोटो में आप देखो कि सबसे पहला ही अबॉर्शन है थ्री टर्न्ड अबॉर्शन। और ये जो थ्री टर्न्ड अबॉर्शन है ना प्यारे दोस्तों, थ्री टर्न, इसमें सर्वाइकल ऑस जो है वो क्लोज रहता है और टिश्यू सारे के सारे अंदर ही रहते हैं, है कि नहीं है? और पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो ऑस क्लोज टिश्यू अंदर, इस अबॉर्शन को क्या नाम देते हैं? थ्रेटन्ड अबॉर्शन। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो धमकी देता है क्या कि अबॉर्शन को, मैं अबॉर्शन हो जाऊंगा, मैं अबॉर्शन हो जाऊंगा, मैं अबॉर्शन हो जाऊंगा, ऐसे धमकी मारता है। तो जब ये धमकी मारता है तो इसको हम बोलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन? थ्रेटन्ड अबॉर्शन। ये पहले टाइप का अबॉर्शन है। तो यहाँ पे यही है कि कौन सा अबॉर्शन में सर्वाइकल ऑस क्लोज रहता है और कोई पासेज नहीं होता टिश्यू का। तो जवाब है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। विच अबॉर्शन? थ्रेटन्ड। कंप्लीट अबॉर्शन नहीं है, इनएविटेबल नहीं है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन नहीं है। मैंने इसको क्या नाम दिया प्यारे मित्र? थ्रेटन्ड अबॉर्शन नाम दिया, धमकी देने वाला अबॉर्शन नाम दिया, धमकी वाला अबॉर्शन नाम दिया। समझ में आई कहानी? इसको बोलते हैं धमकी वाला अबॉर्शन। और अबॉर्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इनएविटेबल अबॉर्शन है, एक इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, आधा अधूरा बाहर आया, है ना, आधा अधूरा बाहर आया। और इनएविटेबल मतलब ऐसा अबॉर्शन जिसको रोका नहीं जा सकता, मतलब ऑस ओपन है इन सब के अंदर और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आलो रे आलो रे आलो रे कर रहा है, बाहर निकल रहा है, समथिंग लाइक दैट। कंप्लीट अबॉर्शन में सब कुछ हो गया खाक, सब कुछ हो गया साफ, अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसको बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन, सब बाहर आ गया। और मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा अंदर ही है, ऑस क्लोज है और वहां पे अंदर ही बच्चा खत्म हो गया, इसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन, जिसमें कोई ब्लीडिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे मिस्ड अबॉर्शन है तो बच्चा अंदर ही खत्म हो गया। और थ्रेटन्ड अबॉर्शन में ब्लीडिंग हो रही है, ऑस क्लोज है, इन सभी में ऑस ओपन है। इसमें एक इनकम्प्लीट में आधा अधूरा बाहर आया, कंप्लीट में पूरा बाहर आ गया और इनएविटेबल में बाहर आधा अधूरा भी नहीं आया, आना शुरू हुआ है, लेकिन इस प्रोसेस को आप रोक भी नहीं सकते। Whenever you can't stop the abortion process, it is known as inevitable, cannot be stopped.
समझ गए प्यारे दोस्तों? सर आज नॉट सेट का फॉर्म फिल हो सकता है क्या? आज तक कहाँ था रे मेरे लालो, आज तक कहाँ था बताओ? हाँ हाँ, इसके अंदर ही रह जाता है, मिस्ड में इसके अंदर ही रह जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। जवाब लिखो, जवाब लिखो, अपना जवाब लिखो। सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने यह पूछा है कि व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द एन एवरेज प्रेगनेंसी। एवरेज प्रेगनेंसी में टोटल आयरन का रिक्वायरमेंट कितना होता है? 300, 800, 1000 mg, 1200 mg। चार ऑप्शन हमने दे दिए। प्रेगनेंसी में टोटल आयरन का रिक्वायरमेंट कितना होता है? 300 एक ऑप्शन है, 800 एक ऑप्शन है, 1000 mg एक ऑप्शन है और 1200 mg एक ऑप्शन है। और टोटल आयरन कितना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी, एवरेज प्रेगनेंसी में टोटल आयरन का रिक्वायरमेंट कितना होता है? सभी को लिखना है अपना जवाब। कर ले आज खुद पे। वो कहता ना कि बहुत ही सुंदर लाइन है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। जिस आदमी ने खुद पे भरोसा दिखाया, जिस आदमी ने हनुमान बनने की कोशिश की, वीर हनुमान, खुद पे भरोसा था सातवें आसमान से भी ज्यादा। लंका के अंदर जाके लंका जला के आ गए, लंका लगा दी लोगों की, ऐसे थे वीर हनुमान। तो खुद पे भरोसा दिखाओ, कहानी बदल जाएगी। 1000 मिलीग्राम आयरन जो है वो एवरेज प्रेगनेंसी में दिया जाता है। टोटल रिक्वायरमेंट जो आयरन की रहती है वो कितनी रहती है? 1000 मिलीग्राम। और ये आयरन पूरी प्रेगनेंसी का टोटल एवरेज आयरन रहता है, एवरेज प्रेगनेंसी का 1000 मिलीग्राम। इसका जवाब रहेगा सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी सभी बातें गलत है। एवरेज आयरन का रिक्वायरमेंट कितना रहता है प्रेगनेंसी में? 1000। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज। गैस गैंग्रीन का मोस्ट प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? मोस्ट प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे। याद रखना, यहाँ पे वर्ड है परफिंजे। वर्ड क्या है? परफिंजेस। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, साल्मोनेला टाइफी और HIV। गैस गैंग्रीन, गैंग्रीन एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त वर्ड है। और गैंग्रीन अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें एक ड्राई गैंग्रीन होता है, एक वेट गैंग्रीन होता है, एक गैस गैंग्रीन होता है। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है, अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, तुरंत लगाएं, क्योंकि ये बातें तभी समझ में आनी शुरू होती है। अगरबत्ती से इसकी स्टार्ट है। और मैंने बोला गैंग्रीन जो होता है, गैंग्रीन, गैंग्रीन का असली मतलब होता है ब्लैक नेक्रोटाइजिंग टिश्यू। काले काले जो ब्लैक नेक्रोटाइजिंग टिश्यू बन जाते हैं हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, हाथ में, पाँव में काला पड़ जाता है, वो गैंग्रीन कहलाता है। क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं रहता है, ब्लड की सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जब आपका लिम्ब में, एक्सट्रीमिटीज में वो पार्ट गैंग्रीनियस हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर गैंग्रीनियस पार्ट में। जब गैंग्रीनियस पार्ट के अंदर बैक्टीरिया घुस जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस गैंग्रीनियस पार्ट में, तो वो जो गैंग्रीनियस पार्ट है वो वेट गैंग्रीन, पहले गैंग्रीन हुआ तब उसको क्या नाम दिया? उसको तो हमने बोला ड्राई गैंग्रीन, ड्राई, ठीक है। और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको मैं बोल देता हूँ वेट गैंग्रीन। तो पहले गैंग्रीन थी ड्राई, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इसी गैंग्रीन को हमने क्या बोला? वेट गैंग्रीन बोला। और पहले कैसा गैंग्रीन था? ड्राई गैंग्रीन था। तो एक था ड्राई गैंग्रीन और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसी गैंग्रीन को हमने क्या नाम दे दिया? वेट गैंग्रीन। और लास्ट जो गैंग्रीन था उसको हमने नाम दिया गैस गैंग्रीन, गैस। उस समय जब गैंग्रीन ड्राई से वेट हुआ तो उस गैंग्रीनियस पार्ट में एक खास तरह का, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक खास बैक्टीरिया हो गया, उसका नाम था क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे जो है वो जो डिजीज कराता है उसको हम गैस गैंग्रीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गैस गैंग्रीन, क्योंकि एक गैस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो 3 गैंग्रीन हो गया। पहला नॉर्मली जो गैंग्रीन होता है, इस्कीमिया होता है, ब्लड नहीं जाता है, अंगुली काला पड़ जाता है, पाँव काला पड़ जाता है, हाथ काला पड़ जाता है, अंगूठा काला पड़ जाता है, ये तो होता है गैंग्रीन।
और उस गैंग्रीनियस पार्ट में अगर बैक्टीरिया घुस जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वेट गैंग्रीन। और वहाँ पे एक खास तरह का बैक्टीरिया जिसको नाम देता है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे, वो अगर उस गैंग्रीनियस वाले एरिया में घुस जाता है तो गैस प्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं गैस गैंग्रीन। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई नहीं है, साल्मोनेला टाइफी तो टाइफॉइड फीवर करता है, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो फीवर करता है वो साल्मोनेला टाइफी है। और एचआईवी वायरस जो है वो एचआईवी इन्फेक्शन का काम करता है। एचआईवी जो है वो एड्स का कारक बनता है आगे जाके। दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, बी सी ओ डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जो आप सभी को लिखना है। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। और कहानी ये कहती है कि आपका उत्साह, आपका जोश और पागलपन इस एग्जाम में आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। तो जो आदमी फर्श से अर्श तक पहुंचना चाहता है, जो इस दिवाली अपनी खुशियों वाली दिवाली बनाना चाहता है, ये दिवाली आपकी जिंदगी में अंधेरे को परमानेंट दूर कर देवे, इसके लिए मेहनत बड़ी जम के करनी पड़ेगी। और दिवाली पे एक खास सौगात आपको जो वैकेंसी के रूप में आई है, इसको आपको भुनाना पड़ेगा। भुनाने के लिए आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, चीजों को सुनना पड़ेगा। कुकर मुत्ते की तरह ऊपर नीचे हो गए तो मामला गंभीर हो जाएगा। एक जगह बढ़िया से अच्छे से बैठ के बढ़िया से पढ़ो, और जो भी हम बता रहे हैं उनको लिखते जाना, क्योंकि एग्जाम में यही सब कुछ आना है और बाद में आपके पास में वक्त नहीं होगा इनको चेक करने का, पढ़ने का। तो जो जो पढ़ाया जा रहा है साइमल्टेनियसली उसको लिखते जाना और एक अच्छी प्रिपरेशन अपने लक्ष्य की तरफ करना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन। थायामीन, अरे तेजाराम जी को याद करो, थायामीन अपने आप में क्लियर हो जाएगा। हमने आपको बताया था थायामीन क्या होता है, विटामिन B1, एक था B1, एक था B2, एक था B3, एक हमने बोला था B5, हमने बोला था B6, B7 और B12, B9 और B12, B9 और B12। हमने आपको नाम भी बताया था। उस नाम में हमने क्या बताया था कि तेजाराम नाइक की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। ये तेजाराम नाइक की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। ये तो हो गया आपका थायामीन। राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पाइरिडॉक्सिन, बायोटिन, जिसको विटामिन एच भी कहते हैं, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। अब यहां पे सवाल ने बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन। थायामीन की कमी से होती है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी दो तरह की होती है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई बेरी-बेरी जो है इसमें सिम्टम आते हैं नर्वस सिस्टम के, और वेट बेरी-बेरी में कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम। ड्राई बेरी-बेरी, वेट बेरी-बेरी, नर्वस सिस्टम इज द ड्राई एंड सीवीएस इज वेट। पेलेग्रा, पेलेग्रा में हमने बोला यहाँ पे नियासिन की डेफिशिएंसी होता है B3। B3 जो होता है नियासिन, समझ रहे बात को, उसकी डेफिशिएंसी होता है पेलेग्रा। और इसके अंदर 4D साइन होता है। पेलेग्रा में कितने डी साइन होता है, 4D साइन होता है। इस 4D साइन में एक तो होता है डायरिया, एक होता है डिमेंशिया, एक होता है डर्मेटाइटिस, डेथ। तो चार ऑप्शन हो गए, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, डेथ हो गया। इसको 4D साइन कहते हैं। और डर्मेटाइटिस इसी का एक टाइप है। स्कर्वी जो बीमारी होती है, स्कर्वी, इसको गम ब्लीडिंग कहते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है। और इसको हम एक और नाम से जानता हूँ, गम ब्लीडिंग, जो इसकी कॉमन फाइंडिंग है स्कर्वी बीमारी की। और ये विटामिन सी की कमी से होने वाला एकमात्र बीमारी है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी वाली बीमारी को हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं।
तो मैंने वहाँ पे एक बीमारी आपको बताई बेरी बेरी ड्राई और वेट, एक पेलेग्रा है जो 4D साइन है नियासिन डेफिशिएंसी, विटामिन सी जो है डर्मेटाइटिस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी सिर्फ, और स्कर्वी जो होता है स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी गम ब्लीडिंग स्कर्वी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, बेरी बेरी। थायामीन पूछा ना, तो थायामीन जो है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बेरी बेरी, थायामीन की कमी से। अगला प्रश्न, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी इंफॉर्मेशन है, सभी लोग कान खोल के सुनिएगा। नॉर्सेट के एग्जाम से पहले नॉर्सेट प्रीलिम, नॉर्सेट के एग्जाम से पहले नॉर्सेट प्रीलिम मॉक टेस्ट 3 सितंबर को उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज करवा रही है सुबह 10 बजे। ये ऑफलाइन टेस्ट होगा जो उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर जोधपुर, जयपुर, इंदौर और प्रयागराज पे होगा सुबह 10 बजे। तो जिनको नॉर्सेट प्रीलिम के अंदर पार्टिसिपेट करना है और ये नॉर्सेट प्रीलिम को अपनी रैंक लानी है, उनको 3 तारीख को इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए पहले अपने को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, और उसके थ्रू आप मिलके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न, हाँ ये टेस्ट ऑफलाइन होगा पर इसके लिए आपको पहले खुद को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। टेस्ट जब आप देने आओगे तो आपको 300 क्वेश्चन की एक छोटी सी बुकलेट भी वहाँ पे मिलेगी जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी उत्कर्ष की तरफ से। 300 प्रश्न की वो पुस्तिका रहेगी। अगले प्रश्न से आगे बढ़िएगा, आपकी जिंदगी में पॉस्को एक्ट कब पास हुआ, कौन सा वक्त था जब पॉस्को एक्ट जो है वो पास आउट हुआ, 2005 में, 2012 में, 2010 में और 2009 के अंदर। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे दोस्तों, व्हाट इज पॉस्को एक्ट एंड व्हाट इज द पासिंग ईयर ऑफ पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट क्या होता है, देखो प्यारे दोस्तों, पॉस्को एक्ट जो है जितने भी टोबैको प्रोडक्ट होता है, टोबैको प्रोडक्ट है कि नहीं, उससे संबंधित ये एक्ट स्टार्ट हुआ था और इस एक्ट की शुरुआत 2012 में हुई है ना। और ये बेसिकली प्रोटेक्शन करता है बच्चों का, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, छोटे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए पॉस्को एक्ट। और ये जो पॉस्को एक्ट लगता है वो स्टार्टिंग हुआ था 2012 के अंदर, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन उस समय जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए पॉस्को एक्ट बनाया जा रहा था, ये पॉस्को एक्ट लागू में आना था, उस समय भी काफ़ी अजीबोगरीब जो है घटनाओं का वहाँ पे सामना करना पड़ा। तब इस एक्ट की जिम्मेदारी महसूस हुई और तब से एक्ट कंटिन्यू है। पॉस्को एक्ट प्रोटेक्शन करता है चाइल्ड को सेक्सुअल एब्यूज से, है कि नहीं है, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है बच्चे के साथ में, उससे बच्चे को प्रोटेक्शन करने वाला जो एक्ट है उसको पॉस्को एक्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज बेंजोडाइजेपाइन, हेलोपेरिडोल, लिथियम और नन ऑफ द अबव। मैनिक पेशेंट के अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग क्या रहेगी, मैनिक पेशेंट है, मूड अफेक्ट डिसऑर्डर है, एक होता है मैनिक और एक होता है डिप्रेशन, दो बातें होती है। डिप्रेशन वाला मरीज जो है होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस हो जाता है, और मैनिक वाला मरीज जो होता है वो क्या, उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ मूड। तो मूड की हाइपर एक्टिविटी मैनिक में होती है। डिप्रेशन के अंदर हमने बोला होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस, कुछ भी नहीं होगा। डिप्रेशन, ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैनिक और डिप्रेशन। मैनिक वाले मरीज को मूड स्टेबलाइजेशन की जरूरत रहती है। क्या होता है इसमें, मूड स्टेबलाइजेशन।
मूड स्टेबलाइजर। और ये जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है मैनिक पेशेंट में, वो लिथियम होती है। तो हम बोलते हैं ना लिथियम को ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। हो नहीं रहा है नाउ। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है, आपको ध्यान रखना लिथियम कार्बोनेट। कितना देते हैं सर? 900 से 1200 ग्राम पर डे, ये डोज है लिथियम की बाइपोलर डिसऑर्डर में। लिथियम के साथ में क्या चेक करना है सर? सोडियम। मुझे टकाटक चाहिए वैल्यू, सोडियम बरोबर होना चाहिए। 900 से 1200 ग्राम पर डे ये इसका वजन है, सॉरी डोज है। और सोडियम शुड बी नॉर्मल देयर। नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है प्यारे दोस्तों ह्यूमन बॉडी में? हाउ मच सीरम सोडियम लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल, जो आप सभी को लिखना है भाई। और देखो आंकड़ा है बिल्कुल एकदम, देखो एक उत्साह लगाओ, आज एक टारगेट सेट करते हैं। अभी से ये टारगेट रहेगा अगले 10 मिनट का। 10 मिनट में क्या आंकड़ा 2000 पार हो सकता है? हाँ या ना? कितने लोग हाँ बोलते हैं और कितने लोग ना बोलते हैं? और फिर सभी एक बार हाँ बोलने वाले दम लगाएंगे, ना बोलने वाले बैठे रहे। जो मेरे साथ हाँ बोलेगा, हम मिलके दम लगाएंगे अगले 10 मिनट और आंकड़े को 2000 के पार पटक देंगे। 2 ही मिनट के है ना? तो कितने लोग हाँ बोलते हैं मेरे साथ में? और ये आंकड़ा 2000 के पार हो सकता है, कितने लोग बोलते हैं बताओ? यस और नो? हाँ 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 हाँ, सबका हाँ आया। तो चलिए मेरे साथ उत्साह के साथ में अगले 10 मिनट में टारगेट है आंकड़ा 2000 पार। और कौन करेंगे? हम सब मिलके करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बोलूंगा और तब तक आपको आग की तरह फैला देना इस आंकड़े को, ठीक है? और लाइन क्या है? लाइन क्या है कि या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। आज अपने भगवान से, अपने राम से, अपने उस अयोध्या के राजकुमार से कह दो कि या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। हे मेरे प्रभु, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, इस यूपीपीएससी को पार करके दिखाऊंगा। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है तो लिख डाल आज, आज लिख डाल अपने हाथों से, क्योंकि मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। तो बस इसी उत्साह, जोश और पागलपन के साथ में आज एक नए आंकड़े के साथ में सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलते हुए देखते हैं अगले 10 मिनट में गाड़ी कहां पहुंचती है। 900 से 1200 ग्राम मैंने बोला इसका पर डे का डोज होता है। सोडियम जो होता है, सोडियम 135 टू 145 टू 145 मिलीकुलैंड पर लीटर, ये सोडियम का नॉर्मल वैल्यू होता है ह्यूमन बॉडी में। याद रखना प्यारे दोस्तों, जब आप लिथियम देते हो, लिथियम हमने बोला लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट जब हम देते हैं मरीज को, लिथियम कार्बोनेट जब हम देते हैं तो इस लिथियम कार्बोनेट के साथ में मरीज को 2 समस्या होने की पूरी रिस्क रहती है। सर कौन सी? डिहाइड्रेशन और हाइपोनेट्रीमिया। कौन सी 2 रिस्क रहती है? एक रिस्क तो रहती है डिहाइड्रेशन और दूसरी रिस्क कौन सी रहती है? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, ये 2 रिस्क वहां पे रहती है। एक रिस्क मैंने क्या बोला? डिहाइड्रेशन। दूसरी रिस्क मैंने क्या बोला? हाइपोनेट्रीमिया। ये बात आपको समझ में आ गई सर? ओके। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब भी हम सीरम लेवल कराते हैं तो सीरम लिथियम लेवल एक लेवल होता है, दूसरा लेवल मैंने बता ही दिया सीरम सोडियम लेवल। तो लिथियम लेवल रखना है 0.6 टू 1.2 मिलीकुलैंड पर लीटर, 0.6 टू 1.2 मिलीकुलैंड पर लीटर लिथियम का लेवल। प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल होता है 0.6 टू 1.2 मिलीकुलैंड पर लीटर। और ये जो 0.6 है 1.2 है, अगर ये 1.5 से ज्यादा आ जाए, इफ इट इज मोर देन 1.5, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथियम का टॉक्सिसिटी बोलते हैं। 1.5 से ज्यादा पे माइल्ड टॉक्सिसिटी, 2 से ज्यादा पे मॉडरेट टॉक्सिसिटी, और 2.5 से ज्यादा हो जाए तो सीवियर टॉक्सिसिटी। तो ये लिथियम की टॉक्सिसिटी के बारे में हमने पॉइंट सुने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लिथियम की जब भी टॉक्सिसिटी होती है
एनोरेक्सिया होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, पोलीयूरिया होता है ना। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब लिथियम की टॉक्सिसिटी के साइन है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक पेशेंट पूछा, तो लिथियम वो दवाई है, बाकी सभी दवाई यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, इन ए 2 to 12 month baby which respiratory rate may be an indicator of pneumonia। 2 से 12 महीने का बच्चा है, रेस्पिरेटरी रेट में बी एन इंडिकेटर ऑफ निमोनिया। मोर देन 60 पर मिनट, मोर देन 50 पर मिनट, मोर देन 40 पर मिनट, मोर देन 30 पर मिनट। 2 से 12 महीने के बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली कितनी है तो इंडिकेट कर रही है कि उसमें निमोनिया है, तो डेफिनेटली मोर देन 60, ज़्यादा से ज़्यादा वाली निमोनिया को इंडिकेट करती है। इफ इट इज मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट इट इज नॉन एज निमोनिया। और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? टेकीपनिया। टेकीपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल रेट कितनी होती है न्यूबॉर्न बेबी में? 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट, और एवरेज होती है 40। अब ये तो 60 के ही पार चला गया, मोर देन 60, तो यहाँ पे टेकीपनिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने को टेकीपनिया ही कहते हैं। तो 50, 40 और 30 नहीं है, करेक्ट आंसर ए है। अगला प्रश्न, क्या आज तो छा गए सारे रसगुल्ले। अगले प्रश्न का जवाब दे दे लाले हैं, और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगी वो अगरबत्ती लगा दे, और ऊपर वाले पे विश्वास रखते हुए अपने कर्मों पे विश्वास करें तो डेफिनेटली जबरदस्त कर जाओगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में कौन सा पीपीज काम में लेते हैं? पीपीज, पहला है ग्लव्स, दूसरा है मास्क, तीसरा है गाउन और चौथा है सीट कवर। ग्लव्स, गाउन, पीपी विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डेफिनेटली गाउन, मास्क होगा, मास्क क्या होगा? मास्क। समझ लो प्यारे दोस्तों, ये जो तीन ऑप्शन है ग्लव्स, गाउन और सीट कवर, ये बिल्कुल गलत जवाब है। एक्चुअल में सही आंसर क्या है? मास्क। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है मदद करेगा प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज ऑलवेज मास्क माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न, तो दो गज की दूरी, मास्क क्या जरूरी, आपने सबने सुना होगा। ये स्लोगन जो है वो तो कोविड में बहुत चला था, 2 गज की दूरी, मास्क क्या जरूरी, अगरबत्ती लगानी है जरूरी, है ना। और रोज सुबह 6 बजे उठ के, याद रखना एक सेशन हमारा रोज सुबह 6 बजे होता है, नाम है उसका नॉर्थ सेट सीरीज। रोज सुबह 6 बजे उठ के नॉर्थ सेट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना जरूरी है, ज्वाइन करना ही करना है नॉर्थ सेट सीरीज, है कि नहीं है। और शाम के समय का ये सेशन नॉर्थ सेट सीरीज होती है सुबह 6 बजे, तो हाथ पानी लेके अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खा के सुबह 6 बजे उठ जाइएगा और अपने आप को उस सेशन के लिए भी कॉन्फिडेंट करिएगा पूरे दिल के साथ में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ए कंडीशन इन विच 4 स्किन ऑफ ए पेनिस इज सो मच नैरो दैट इट कैनॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर ए ग्लांस ऑफ द पेनिस। वो ऐसी एक कंडीशन जिसमें जो 4 स्किन होती है पेनिस की बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है और वो बैकवर्ड रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है ग्लांस के ऊपर। हाँ, नैरो हो जाती है, बैकवर्ड रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, जब हम पेनिस की बात करें, पेनिस की, है ना, तो उसकी सेंटर में ओपनिंग होती है और इसके ऊपर एक स्किन होती है, स्किन ग्लांस पेनिस के ऊपर एक 4 स्किन होती है
जिसको हम रिट्रैक्ट बैक कर सकते हैं। तो फॉर स्किन जब बच्चा पैदा हुआ तब थी और तब से अभी भी है। ऐसा तो अब क्या हो गया, ये इतना नैरो हो गया, चिपक गई कि बैकवर्ड रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइमोसिस। क्या बोलते हैं? फाइमोसिस। एक और कंडीशन होती है कि अगर एक बार ये रिट्रैक्ट हो जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, इसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस। पैरामाइमोसिस नहीं, फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, PHI, पैराफाइमोसिस होता है। एक बार रिट्रैक्ट हो जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, उसको पैराफाइमोसिस कहते हैं। ये जो कंडीशन है ये तो है फाइमोसिस, एब्सोल्युटली। अब एक होता है क्रिप्टोरकाइडिज्म, एक होता है एपिस्पेडियस। क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब होता है कि आपका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस मेल में नंबर में 2 होते हैं और टेस्टिस पहले एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होते हैं, फिर वो डिसेंट होते हैं और वो रेक्टम के अंदर आते हैं, है ना। तो ये जो वो स्क्रोटम के अंदर आते हैं, तो ये आपका स्क्रोटम है। दोनों टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। अब ये दोनों टेस्टिस वहाँ से क्या होता है? डिसेंट होता है, डिसेंट। तो दोनों टेस्टिस को जब हम डिसेंट कराते हैं, डिसेंट, ये कहाँ आते हैं? ये आपके इसमें आते हैं, इसके अंदर आता है स्क्रोटल सैक में। तो जब हम दोनों टेस्टिस को डिसेंट कराते हैं, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, पहले राइट वाला आता है लगभग 33 वीक के आसपास, 33 वीक, और लेफ्ट वाला जो आता है वो आता है 36 वीक पे। तो टर्म बेबी जो होता है, टर्म बेबी, इसमें नॉर्मली एब्सेंट होता है। टर्म बेबी जो होता है इसमें नॉर्मली क्रिप्टोरकाइडिज्म एब्सेंट होता है, दोनों टेस्टिस डिसेंट हो जाते हैं। प्रीटर्म बेबी होता है, प्रीटर्म, उनका से खाली होगा। टर्म बेबी है, इसमें तो एब्सेंट ही है। और अगर बच्चा प्रीटर्म है, अगर बच्चा क्या है? प्रीटर्म है, तो प्रीटर्म बेबी जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये स्क्रोटल सैक जो है एम्प्टी स्क्रोटल सैक मिलेगा, उसके लिए भी नॉर्मल है। एम्प्टी स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक एम्प्टी है। बच्चा बड़ा होगा तब वो डिसेंट होगा, अभी डिसेंट नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन होती है। कई बार डिसेंट नहीं हो पाता तो बीमारी कहलाती है क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्ट मतलब हिडन, ऑर्काइड मतलब टेस्टिस, हिडन टेस्टिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन टेस्टिस, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, हिडन टेस्टिस। एपिस्पेडियस क्या होता है? याद रखना, अभी हमने पेनिस का बात किया। नॉर्मली पेनाइल ओपनिंग सेंटर में होती है। अब ये सेंटर में नहीं होगी, या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो जब सेंट्रल ओपनिंग जो है वो ऊपर या नीचे होती है, नॉर्मली सेंटर में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि सेंटर में है तब उसको पूरा रास्ता मिलता है यूरिन को खाली होने का। अगर ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, ऊपर वाले को बोलते हैं एपिस्पेडियस, नीचे वाला है हाइपोस्पेडियस। ये जो एपिस्पेडियस है, ये जो ओपनिंग है, ये डॉर्सल यूरेथ्रल ओपनिंग है, डॉर्सल यूरेथ्रल ओपनिंग है। और ये हाइपोस्पेडियस जो होता है ये वेंट्रल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेंट्रल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, याद रख लेना। नॉर्मली यूरेथ्रल ओपनिंग सेंटर में होना चाहिए। अगर ये ओपनिंग ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, इसको बोलता है एपिस्पेडियस, और नीचे की तरफ है उसको क्या बोलता है? हाइपोस्पेडियस। क्या बोल रहा है भाई रसगुल्ला, किसकी डीपी लगा रहे हो? हैं? डीपी वीपी तो रहने दो, डीपी तो भले आप खुद की ही रखो, हमारी लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? और लगाओ तो आप लोगों का प्यार मंजूर होगा, लेकिन एक बात जरूर लगाओ, अपनी जिंदगी में सफलता का चांद। वैसे भी हम चांद पे पहुंच गए हैं,
आप चांद को कभी भी लाके अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। तो कैसे लगाओगे? रोज क्लास अटेंड करो पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में। और मैंने बोला कोई डाउट रह जाए तो आप डिफरेंट टाइप के तरीके से हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, लेकिन रोज क्लास अटेंड करो। सुबह 6 बजे और शाम को ठीक 4:15 बजे डेली क्लास होती है। पूरे उत्साह से पढ़ो इस क्लास में, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सभी चीजें आएगी। क्रिप्टो और कार्डिज्म आएगा, फाइमोसिस, एपिस्पेडियस, हाइपोस्पेडियस, ये सभी टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे, है कि नहीं है? ये सभी टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। अरे भाई फोटो तो हमारी खींच लो, और क्या फोटो नहीं है सर? अरे भाई लाले हैं, क्या ही पढ़ेगा बे? हैं ऐसे पढ़ेगा? ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। उत्साह के साथ में पढ़ो, पूरा जोश लगाओ, है ना। फोटो तो मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च कर लो, है ना, आपको ये आदमी हर जगह मिलेगा, है ना। नाम प्रॉपर डालना, राजू सर नर्सिंग वाला, कहीं पे भी मिल जाएगा। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, अमेरिका में भी मिल जाते हैं, वहां भी ढूंढो तो, है कि नहीं है? सोशल मीडिया में तो आप किसी आदमी को कहीं पे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको करना ये नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ने पे मामला बनेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखो, एक रसगुल्ला कह रहा है कि भैया जी स्माइल प्लीज। अरे भैया जी की स्माइल करने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ ऐसा करोगे तो है हमारी स्माइल अपना आप आ जाएगी भैया जी। ओके, अब भैया जी अगला सवाल का जवाब दे दो तो मामला आपका नहीं तो गंभीर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सवाल क्या कह रहा है बताओ, व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। हाँ, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन। 4 बातें पूछी, सभी को जवाब लिखना है। 4 बातें पूछी है, और हमने क्या पूछा है आपको प्यारे दोस्तों? हमने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट बच्चे में बनाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बच्चे में बनाता है। अरे आपको एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जो है ना, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा इस दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत लोगों का, जिन्होंने, देखो पढ़ाई जो ना हम सब पढ़ रहे हैं, हम तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि पढ़ो ऐसा कि आप अच्छे इंसान बनो। कुछ लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन काम उन्होंने ऐसे किए कि भगवान बन गए। आपने अपनी जिंदगी में एक नाम सुना होगा, है ना, कि ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, ऐसे कुछ लोगों के नाम सुने होंगे जिन्होंने किसी इंसान के लिए नहीं, पेड़ पौधों के लिए अपने अपने प्राण दे दिए। पेड़ पौधों के लिए अपने प्राण का अर्पण कर दिया। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। ये शब्द का मतलब होता है कि अगर आपकी गर्दन कट जाए और एक पेड़ जिंदा रह जाए तो भी ये सस्ता है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं। हम किस गलतफहमी में जी रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। और आपने नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने और उनके साथ में 363 लोगों में, राजस्थान में एक ऐतिहासिक घटना है, राजस्थान में एक ऐतिहासिक घटना हुई है। 363, 1 2 3 नहीं, 363 लोगों ने पेड़ को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, सिर कटा दिए पेड़ के लिए। यहाँ पे लोग इंसानों के लिए नहीं करते हैं, उन्होंने पेड़ पौधों के लिए किया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर फ्रेंड, एंड दिस इज अनबिलीवेबल चीज था ये। और ये चीज आप समझ सकते हो कि लाइफ में कि कुछ लोग बिना ज्यादा खास पढ़े हुए इतने अच्छे इंसान और भगवान वाले काम कर गए। तो हमें इस तरीके से सभी को करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न है, विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन। बिल्कुल, देखो हमारे सभी बच्चों ने पता है इनको, खेजड़ली गांव का नाम है, खेजड़ली। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सुना है सर, बहुत ही शानदार। काली बाई नहीं है बे, काली बाई तो अलग थी, वो तो अपने गुरुजी को बचाने के लिए पुलिस लेके जा रही थी, तो गुरुजी को बचाने के लिए उसने अपना, काली बाई अलग है। काली बाई पेड़ के थोड़ी चिपकी बे। काली बाई वाली कहानी आपने सुनी नहीं? उसने अपने हसिये से, हाँ, वो रस्सी काट दी थी जब गुरुजी को पुलिस लेके जा रही थी लटका के। तो काली बाई तो एक अलग ही थी, है कि नहीं है? अगला प्रश्न, सवाल क्या कह रहा है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अब आप कहोगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दिया था? तो इसका जवाब क्या है प्यारे दोस्तों?
सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया और इसकी 5 स्टेज होती है। और एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ओ पगले, इसका मतलब है ओरल, ओ मतलब ओरल, ए मतलब एनल, पी मतलब फैलिक, एल मतलब लेटेंट और जी मतलब जेनाइटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल, ये जेनाइटल, ये जो स्टेज है, ये स्टेज कौन सी है? आपकी 5 स्टेज है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल। याद देखो प्यारे दोस्तों, ओरल स्टेज जो होती है इसमें ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट चलता है। ओरल स्टेज में क्या चलता है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। और जिसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मतलब एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड, छोटा बच्चा अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी भी चीज को अपने ओरल एरिया को टच करता है, ओरल एरिया माउथ की तरफ ले जाता है। इस स्टेज को हम नाम देते हैं ओरल स्टेज। तो पहली जो स्टेज है वो कौन सी है? ओरल स्टेज है। और बच्चा अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी भी चीज को अपने माउथ में ले जाता है। दूसरी स्टेज जो होती है उसको हम नाम देते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंदर बच्चे का जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एरिया होता है वो उसका एनल स्फिंक्टर होता है। कौन सा होता है? एनल स्फिंक्टर। स्टेज को क्या नाम देते हैं? एनल स्टेज। तो ओरल स्टेज में तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एरिया होता है माउथ, एनल स्टेज में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एरिया होता है एनल स्फिंक्टर। बच्चा अपने यूरिन और स्टूल को कंट्रोल करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करता है। तीसरा होता है फैलिक। फैलिक स्टेज होती है, इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनता है। फैलिक स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपने ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, मेल का मदर के प्रति और फीमेल का फादर के प्रति। तो ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ये इसी स्टेज में बनता है, फैलिक स्टेज में। और इस स्टेज में जो मेल चाइल्ड होता है उसका मदर के साथ में जो बॉन्डिंग बनता है उसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये जो मेल चाइल्ड है ये अपनी मदर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लग जाता है, अपनी मदर को अपना सबसे करीबी मानने लग जाता है और अपने फादर को अपना दुश्मन मानने लग जाता है। ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं फैलिक स्टेज माय डियर फ्रेंड। और इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो बच्चे के दिमाग में खिचड़ी बन रही है माँ के प्रति प्यार और पिताजी के प्रति दुर्व्यवहार, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। एक स्टेज होती है यहाँ पे प्यारे दोस्तों लेटेंट और एक है जेनाइटल। लेटेंट स्टेज होती है वो इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद की फेज है। जैसे किसी का किसी के साथ में अट्रैक्शन होता है और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, ये ब्रेकअप को बोलते हैं लेटेंट। यहाँ पे ब्रेकअप किसका किससे साथ में होता है? मेल चाइल्ड अपनी मदर के प्रति अब इतना ज्यादा वो नहीं होता है और अब फादर के प्रति अट्रैक्ट होने लग जाता है, फादर के जैसा बनने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने फादर के जैसा बनने की कोशिश करने लग जाता है तो ये लेटेंट स्टेज के रूप में जानी जाती है। और अगला लिखा हुआ है जेनाइटल। जेनाइटल स्टेज होती है, इसमें बच्चे का जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एरिया होता है उसका जेनेटल ऑर्गन होता है और वो बच्चा जो है ऑपोजिट सेक्स पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें मेल फीमेल पार्टनर के प्रति और फीमेल मेल पार्टनर के प्रति। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जेनेटल स्टेज कहते हैं। तो 5 स्टेज याद रखना बच्चे के जिंदगी की। जेनेटल के बाद में कोई स्टेज नहीं होती है क्योंकि हम सभी जेनेटल स्टेज में पहुंचने के बाद में जिंदगी भर जेनेटल स्टेज में ही रहते हैं। तो मैंने एक कौन सी स्टेज बताई आपको? ओरल, एक एनल, एक फैलिक, एक लेटेंट और एक जेनेटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनेटल, ऐसी 5 स्टेज मैंने डेवलपमेंटल की स्टेज बताई जो बच्चे में सेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज होती है। बताने का श्रेय किसको जाता है? सिगमंड फ्रूड को जाता है और उन्होंने अपनी डेवलपमेंटल थ्योरी में इन स्टेज का बखान किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे किसका पूछा है? ओडिपस का। तो मेरा जवाब क्या रहेगा? फैलिक स्टेज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले ये 5 स्टेज एक फोटो के रूप में आपको यहाँ पे दिखा दी जाए। ओरल में माउथ, एनल में एनस विद होल्डिंग एक्सपेयरिंग फीसेस, फैलिक में पेनिस और क्लाइटोरिस मैस्टरबेशन, लेटेंट में लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट,
जेनेटल में पेनिस और वेजाइना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। और यहाँ पे ओरल स्टेज में ईगो बनता है और फैलिक स्टेज में सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। ओरल में ईगो और फैलिक में सुपर ईगो ये डेवलप हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन की रिकमेंडेड फ्लो रेट कितनी रहती है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1 से 4 लीटर, दूसरा है 4 से 6 लीटर, तीसरा 6 से 8 लीटर, चौथा 8 से 10 लीटर। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन की रिकमेंडेड फ्लो रेट कितनी रहती है? 4 ऑप्शन हमने लिख दिए हैं। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का जवाब आपको कहाँ देना है? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा था वो थी मॉक टेस्ट को लेके। कल सुबह की क्लास ठीक 6 बजे होगी, तो पूरे उत्साह, जोश, जुनून और पागलपन के साथ में जुड़ जाइएगा मेरे साथ में सुबह ठीक 6 बजे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के। और हाथ पानी लेके जुड़िएगा रोज सुबह 6 बजे, क्योंकि सुबह वाला सेशन आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। ये सेशन आपकी जिंदगी में नया बदलाव, नयापन लाने के लिए पूरा प्रयत्नरत रहेगा। और ये जो मॉक टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल पे हम करवा रहे हैं 3 तारीख को, और 3 तारीख को सुबह 10 बजे होगा, ऑफलाइन होगा। उत्कर्ष के सभी ऑफलाइन जगह पे होगा, जो 4 जगह है, जोधपुर, जयपुर, इंदौर और प्रयागराज। इन 4 ऑफलाइन सेंटर पे ये टेस्ट होगा और एक साथ होगा। टेस्ट के लिए आपको पहले खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम और इस चैनल पे मिलेगा। वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तभी आपको एंट्री मिलेगी। और इस टेस्ट को जो देने आएगा बच्चा, उसको हम 300 क्वेश्चन का एक बुकलेट देंगे जो बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी नॉर्थ सेट में मदद करेंगे। इसको नॉर्थ सेट प्रीलिम टेस्ट परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा उत्कर्ष के द्वारा आप लोगों के लिए करवाई जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी ने बड़ा उत्साह दिखाया। आपका जोश, जुनून और पागलपन मेरे को हमेशा इसी तरीके से मोटिवेट करता है, ताकि मैं और बेहतर से बेहतरीन कर पाऊं। हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलता है दोबारा एक नए सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके कल सुबह ठीक 6 बजे। मैं तो आ रहा हूं, आप आ रहे हैं ना? इंतजार रहेगा, दिल खोल के जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।